इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य, जिसका पहला प्रश्न है इकाई 3 की तालिका 1 पर नजर डालिए एवं मानचित्र 4 को देखकर लोदियों के राज्य क्षेत्र को चिन्हित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लोदियों के राज्य क्षेत्र थे बनारस, बिहार, अवध, बदायूं, कोल, दिल्ली, कोहराम, सरहिंद, सरस्वती, हांसी, लाहौर, नंदाना, कच्छ, मुल्तान, राजकोट आदि। 2 नंबर प्रश्न है अफगान और मुगल संघर्ष के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगान और मुगल संघर्ष के कारण थे अपने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार और शेर खां द्वारा दिल्ली पर अधिकार। 3 नंबर प्रश्न है क्या आप सल्तनत कालीन अमीर एवं मुगल कालीन अमीर वर्ग में कोई अंतर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा सल्तनत काल में कुछ ऐसे अमीर बना दिए गए थे जो वास्तव में उसके योग्य नहीं थे। बर्नी ने इसी बात की आलोचना की थी। सल्तनत काल में अमीरों की संख्या कम थी, हालांकि इन्होंने भारतीय मुसलमानों को भी अमीर बनाया और कुछ हिंदुओं, जैन, अफगान और अरब लोगों को अमीर बनाया, लेकिन उनकी संख्या नगण्य थी। अकबर के दरबार में 51 दरबारी अमीर के ओहदा पर थे। यही लोग शासन प्रशासन की देखरेख करते थे। इनमें अनेक अकबर के रिश्तेदार भी शामिल थे। इनको बड़ी बड़ी जागीरें दी गई थी। ये अपने को बादशाह के समकक्ष समझते थे। अकबर के कुछ भारतीय मुसलमानों को भी अमीर बनाया और इसके कुछ अमीर ईरानी और तुरानी भी थे। हिंदुओं को इसने अमीरों से भी ऊंचे ओहदे पर रखा। 4 नंबर प्रश्न है अभी के अधिकारी और मुगल कालीन मनसबदारों में क्या कोई समानता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, समानता है। मुगल कालीन मनसबदार प्रशासनिक जिम्मेवारी निभाते थे, तो आधुनिक अधिकारी भी प्रशासनिक जिम्मेवारी निभाते हैं। अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है सही जोड़े बनाएं। पहला है मनसब, तो मनसब का हो जाएगा पद। दूसरा है बैरम खां, तो बैरम खां का हो जाएगा अकबर। तीसरा है सूबेदार, तो सूबेदार का हो जाएगा गवर्नर। चौथा है जहांगीर, तो जहांगीर का हो जाएगा न्याय की जंजीर। और 5वां है महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का हो जाएगा चित्तौड़। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरे। पहला है पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और डैश के बीच डैश ईस्वी में हुई, तो इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई। 2 नंबर है यदि जात का एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था, तो सैन्य बल को दिखाता था। 3 में है शेर शाह ने डैश की बड़ी संख्या में निर्माण करवाया, तो सरायों की। 4 में है अकबर का दरबारी इतिहासकार डैश था जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी, तो अबुल फजल था जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। 5 में है डैश मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो अकबर। आइए विचार करेगा। पहला प्रश्न है मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था। तो इसका उत्तर होगा मनसबदार और जागीरदार में यह संबंध था कि मनसबदार केवल भूमि कर से मतलब रखते थे, किंतु जागीरदार अपने जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। जागीरदार भूमि कर स्वयं वसूलते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी जागीर में ही रहना अनिवार्य था, लेकिन मनसबदार कहीं भी रहकर अपने कर्मचारियों से लगान वसूलवाते थे। 2 नंबर प्रश्न है पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा पानीपत के मैदान में होने वाले प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में यह महत्व है कि इस लड़ाई ने भारत में लोदी वंश का सर्वनाश कर दिया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 3 नंबर प्रश्न है मुगल शासक की विशेषताओं को बताइए, उनमें मनसबदारों की क्या भूमिका थी। तो इसका उत्तर होगा मुगल शासक की विशेषता थी कि उस काल में जनसाधारण का जीवन सुखी और संपन्न था। अमीरों के लिए ऐशो आराम की वस्तुएं बनाने वाले को यद्यपि मजदूरी कम मिलती थी, लेकिन खाद्यान्नों के रास्ते होने के कारण उन्हें कठिनाई नहीं होती थी। बंगाल में मछली भात खाने का रिवाज था, वहीं उत्तर भारत में रोटी दाल खाया जाता था। बिहार के लोग भात खाते थे। पशुपालन के कारण दूध दही घी भी खूब मिलते थे, हालांकि कपड़े की कमी थी। इसके बावजूद लोग सुखी थे। मनसबदार प्रशासनिक के काम देखते थे। ये बादशाह के आदेशों और कानूनों का लोगों से पालन कराते थे। आवश्यक पड़ने पर यह बादशाह को सैनिक मदद भी देते थे। मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक रखना पड़ता था। इस खर्च को वहन करने के लिए इन्हें जमीन दी जाती थी, जिसकी लगान की आय से ये अपने सैनिकों को वेतन आदि तो देते ही थे और अपना खर्च भी चलाते थे।
4 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे औरंगजेब की अदूरदर्शिता। वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया करता था। जजिया कर को लागू करके, जिसे अकबर ने उठा दिया था, हिंदुओं को नाराज कर दिया। उसने दक्षिण विजय के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। इससे उत्तर के सूबेदार निरंकुश होने लगे। 1707 में उसकी मृत्यु में आग में घी का काम किया। अब मुगल दरबार षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। 5 नंबर प्रश्न है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? तो इसका उत्तर होगा, ऐसा ज्ञात होता है कि मुगल सम्राटों को भू राजस्व के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। शहर के शिल्पियों से कुछ कर मिल जाता था, लेकिन वह दाल में नमक के बराबर था। साम्राज्यों में जो भी वाणिज्य व्यापार था वह स्थानीय था, अतः वाणिज्य कर भी नगण्य नहीं था। इसी कारण मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय ही जरूरी थी। 6 नंबर प्रश्न है, मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर होगा, मुगल का मंगोल और तैमूर दोनों वंशजों से संबंध था। माता की ओर से वे मंगोलों से संबंध थे तो पिता की ओर से वे तैमूर वंश से संबंध रखते थे। उन्होंने मंगोल कहलाना इसलिए अच्छा नहीं समझा क्योंकि मंगोल अपनी निष्ठता के लिए बदनाम थे। तैमूर का नाम ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था क्योंकि उसने दिल्ली को फतह किया था। हालांकि निस्संता में तैमूर भी कोई कम नहीं था, लेकिन वीरता में उसका बड़ा नाम था। इसी कारण मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर का वंशज कहलाना अधिक अच्छा समझा और उसी पर बल दिया। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।